हमने कल स्टार्ट किया था कैपिलैरिटी, ठीक है। कैपिलैरिटी में क्या था बच्चों? कैपिलैरिटी में लिक्विड किसी ट्यूब के अंदर, नैरो पतली सी ट्यूब के अंदर राइज कर जाता है या फॉल कर जाता है। समझ आ रही बात? इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को बोलते हैं कैपिलैरिटी। और जिस ट्यूब के अंदर ये पूरा काम होता है उस ट्यूब को हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। यानी कैपिलैरिटी का फिनोमिना यह है कि किसी भी नैरो ट्यूब के अंदर, नैरो थ्रेड के अंदर या नैरो हेयर सैंपल के अंदर लिक्विड बहुत तेजी के साथ में राइज करता है और फॉल करता है। यही फिनोमिना आपका कैपिलैरिटी कहलाएगा। और जिस ट्यूब के अंदर, जिस थ्रेड के अंदर ये फिनोमिना होता है वो थ्रेड, वो ट्यूब हमारी कैपिलरी ट्यूब कहलाती है। ठीक है, तो कैपिलरी तो हमने पढ़ लिया, मेनिस्कस भी मैंने आपको पढ़ा दिया। आज एक बड़ी अच्छी चीज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एसेंट फॉर्मूला। ये समझिए कि आज हमने इस पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स को दो हिस्सों में बांटा था। एक का नाम था हाइड्रोस्टैटिक्स, एक का नाम था हाइड्रोडायनामिक्स। आज हाइड्रोस्टैटिक्स की आखिरी क्लास है आप लोगों की। हाइड्रोस्टैटिक्स का काम इस डेरिवेशन के साथ खत्म हो जाएगा, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हाइड्रोडायनामिक्स आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हेडिंग लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, एसेंट फॉर्मूला, ASCENT, एसेंट फॉर्मूला। एसेंट फॉर्मूला, ओके। देखिए एसेंट फॉर्मूला क्या है। मान लेते हैं कि कोई कंटेनर है बेटा अपने पास में, और कंटेनर में मैंने यहां तक लिक्विड को फिल कराया है। जैसे ही कंटेनर के अंदर एक नैरो ट्यूब को मैं डिप कराऊंगा तो नैरो ट्यूब को डिप कराने से लिक्विड इसके अंदर इतनी हाइट तक राइज कर जाएगा। लिक्विड इतनी हाइट तक राइज कर जाएगा, ऐसे यहां तक इस पूरे हिस्से में लिक्विड भर जाएगा ऐसे। नैनो ट्यूब को डिप कराने से लिक्विड यहां से यहां तक राइज कर गया। समझ आ रही है बात आप लोगों को? ये जो लिक्विड राइज किया है इसकी ये जो हाइट है यहां से यहां तक की, ये हाइट है हमारे पास में h। कितनी हाइट है? बस यही h हम लोगों को निकालना है कि ये h कितना होने वाला है। यही h हम लोगों को निकालना है, यही h कितना होने वाला है। अब इस डेरिवेशन को करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका हो गया ऐसा जिसमें मैं डेरिवेशन तो आपको करा दूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टेप तुम्हें पल्ले पड़ने वाले हैं उसके। तुम्हें यही नहीं चलेगा पता कि कौन सा स्टेप कहाँ से आया, लॉजिकली तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे ऐसे। और दूसरा जो तरीका है वो थोड़ा सा लॉजिकल है लेकिन समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। सेकंड वाला मेथड पहले मैं बताऊंगा, फर्स्ट वाला मेथड ही बता दूंगा, वो तो 2-3 स्टेप का ही है। सेकंड वाला मेथड थोड़े स्टेप ज्यादा है लेकिन वो सही मायने में सही, बिल्कुल सही तरीका है इस डेरिवेशन को करने का। ठीक है, हमें ये बताना है कि लिक्विड कितनी हाइट तक राइज कर गया है, लिक्विड कितनी हाइट तक राइज कर गया है। मेनिस्कस दिख रहा है आपको इसका कैसा है? कैसा मेनिस्कस है? कॉनकेव मेनिस्कस है इसका, नीचे की तरफ डिप है मेनिस्कस। ठीक है, इस ट्यूब की जो रेडियस आपको दे रखी है, इस ट्यूब की रेडियस है आपके पास में स्मॉल r। कितनी है बेटा? ये आपके पास में ट्यूब की रेडियस है स्मॉल r। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं पहले इसका बड़ा डायग्राम बना दूं आपके सामने, फिर देखेंगे। भैया बड़ा सा डायग्राम इसका ये है, ऐसे लिक्विड यहां तक राइज कर गया, ऐसे दिख रहा है बेटा? मैंने कल आपको बताया था टच करते हुए ऐसे रिजल्टेंट फोर्स काम करता है। बताओ करता है नहीं करता है? टच, जो रिजल्टेंट फोर्स काम करता है वो ऐसे टच करते हुए काम करता है इस डायरेक्शन में। रिजल्टेंट फोर्स ऐसे काम करेगा टच करते हुए इस डायरेक्शन में। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ तो काम करेगा ही करेगा, रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ भी काम करेगा। रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ तो काम करेगा ही करेगा, रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ भी काम करेगा। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। याद आया? इसे भी हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? अब आप देखो, ये टी है, ये थीटा है, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, इस तरफ क्या जाएगा और इधर क्या जाएगा? टी साइन थीटा। अच्छा, ये टी है, ये थीटा है, इधर क्या जाएगा? टी कॉस थीटा, और इधर क्या जाएगा? टी साइन थीटा।
बताओ टी साइन थीटा और टी साइन थीटा एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है? कैंसिल आउट कर दिया दोनों ने एक दूसरे को। टी कॉस थीटा कहाँ काम कर रहा है? ऊपर। कहाँ काम कर रहा है? और इसी ने लिक्विड को इस ट्यूब के अंदर राइज कराया है। ये जो इतनी हाइट तक यहाँ इस ट्यूब के अंदर लिक्विड भरा है, ये टी कॉस थीटा 2t कॉस थीटा की वजह से ही राइज हुआ है। 2t कॉस थीटा की वजह से ही लिक्विड ऊपर गया है। समझ आ रही है ये बात? अब हम ये कह सकते हैं, जरा ध्यान से आप सुनिएगा, कि भाई ये जो लिक्विड का अपर सरफेस है और ये सरफेस ऐसे नीचे की तरफ डिप कर गया है, ऐसे इस सरफेस पर ऊपर की डायरेक्शन में हर पॉइंट पर ऐसे एक सरफेस टेंशन काम कर रही होगी। ऐसे ऊपर की तरफ हर पॉइंट पर एक सरफेस टेंशन काम कर रही होगी, जो इस लिक्विड को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही होगी। कहाँ ले जाने की कोशिश कर रही होगी? ऊपर। और वो जो ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है सरफेस टेंशन, क्या नाम है उसका? टी कॉस थीटा 2t कॉस थीटा। बोलो समझ आया नहीं आया? तो पहली बात तो यह है साहब कि जैसे ही किसी कंटेनर में आप किसी नैरो ट्यूब को डालोगे, नैरो ट्यूब के अंदर कुछ हाइट तक लिक्विड राइज कर जाएगा। ऐसे कुछ हाइट तक लिक्विड भर जाएगा। ऐसे भर गया कुछ हाइट तक लिक्विड, ठीक है। ये जो हाइट है, जितनी हाइट तक लिक्विड भरा है, इस हाइट को हमने क्या नाम दिया है? h। क्या नाम दिया है? बस ये h ही हमको निकालना है, ये h कितना होगा। तो पहला सवाल मुझे ये बताइए कि इस लिक्विड को ऊपर लेकर कौन गया है? ठीक है, टी कॉस थीटा सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स काम करेगा वो इस लिक्विड को ऊपर लेकर गया है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? और फोर्स कैसे काम कर रहा है? ट्यूब को थोड़ा सा बड़ा करके अगर हम बनाएं तो ऐसे काम कर रहा है। यहाँ टच करते हुए फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ टच करते हुए फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन में। अरे काम कर रहा है? समझ आ रही है बात? बोलो, ये एंगल क्या कहलाएगा? ये एंगल भी क्या कहलाएगा? अगर नीचे टी काम कर रहा है तो ऊपर भी कितना काम करेगा? और यहाँ भी कितना काम करेगा? टी। ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। ये भी कितना होगा? बताओ ऊपर क्या जाएगा? कंपोनेंट जब हम ब्रेक करेंगे तो इधर क्या जाएगा? जिधर एंगल उधर टी कॉस थीटा, जिधर एंगल नहीं है उधर टी साइन थीटा। ये टी है, इधर एंगल है तो इधर क्या जाएगा? और इधर एंगल नहीं है तो इधर क्या जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि भाई ऊपर की तरफ दो फोर्स काम कर रहे हैं। ये भी कितना है? टी कॉस थीटा। और ये भी कितना है हमारे पास में? टी कॉस थीटा। 2t कॉस थीटा हमारा ऊपर की डायरेक्शन में काम कर रहा है और इस 2t कॉस थीटा का काम है लिक्विड को ऊपर उठाने का, लिक्विड को इस नैरो ट्यूब के अंदर राइज कराने का। क्लियर हो रही बात? अच्छा, समझ में आ गई इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 2t कॉस थीटा काम कर रहा है, बताओ ये इस पूरी सरकमफेरेंस पर काम कर रहा होगा या नहीं काम कर रहा होगा? अरे बोलो भाई, इस पूरी सरकमफेरेंस पर काम कर रहा होगा। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर पॉइंट पर ऊपर की तरफ फोर्स काम कर रहा होगा इतना। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर मैं एक काम करूं, मैं सरफेस टेंशन की मल्टीप्लाई सरफेस की लंबाई से कर दूं तो पता चल जाता है कि उस हिस्से पर कितना फोर्स काम कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। देखो यहाँ जो सरफेस पर सरफेस टेंशन है वो है टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा 2t कॉस थीटा। अगर मैं इस 2t कॉस थीटा की मल्टीप्लाई इससे कर दूं, इससे, ये लंबाई दिख रही है बेटा आप लोगों को? अगर मैं इस लंबाई से कर दूं, इस 2t कॉस थीटा की मल्टीप्लाई इससे कर दूं, और इसकी जो रेडियस है आपके पास में, ये वाली रेडियस, ये है स्मॉल आर। ये जो रेडियस है आपके पास में, ये है स्मॉल आर। अगर मैं 2t कॉस थीटा की मल्टीप्लाई इसकी सरकमफेरेंस से कर दूं तो पता चल जाएगा ऊपर की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है साहब, वो इतना काम कर रहा है 2t कॉस थीटा इंटू 2πr। बताओ काम कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? मैंने कहा था पहली डेरिवेशन थोड़ी सी लॉजिकल है, ध्यान से समझनी पड़ेगी आप लोगों को। ऊपर की तरफ इतना काम कर रहा है 2t कॉस थीटा इंटू 2πr। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर इस ट्यूब में यहां तक लिक्विड भर गया, अरे भर गया, ऊपर की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा है? 2t कॉस थीटा इंटू 2πr। समझ आ रही बात? तो बताओ ये जो इतना लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, ये लिक्विड दिख रहा है बेटा भरा हुआ, इस लिक्विड पर एक फोर्स कहां काम कर रहा होगा? क्या होगा इस फोर्स का फॉर्मूला? mg।
2t cos थीटा इंटू 2πr तो ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा होगा, और mg कहां गिराने की कोशिश कर रहा होगा? नीचे। जिस पॉइंट पर ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाएंगे, लिक्विड का कॉलम वहीं जाकर रुक जाएगा। नहीं समझ में आया? जिस पॉइंट पर ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाएंगे, लिक्विड का कॉलम वहीं जाकर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा है 2t cos थीटा इंटू 2πr हमारा किसके बराबर होगा? mg के, मास इंटू ग्रेविटी के। अब मास देखो हमें किसका चाहिए? मास हमें किसका चाहिए? हमें मास चाहिए इसका। यह है बेटा हमारे पास में कॉलम, यहां तक लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, और इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है वो ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। ये जो हाइट है मेरे पास में इतनी, ये हाइट है h, यहाँ पूरे हिस्से में लिक्विड भरा हुआ है, पूरे हिस्से में। यहाँ भी लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ भी लिक्विड भरा हुआ है, ये सेंटर है, ये डिस्टेंसेस की स्मॉल r। लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है रो। तो आपको इस लाइन से जो ऊपर का लिक्विड है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ लिक्विड, ये जो पूरा लिक्विड है आपका, ये जो पूरा लिक्विड है, इस लाइन से जो ऊपर का लिक्विड है, इस लिक्विड का मास बताना है कितना होगा। हम मास निकालने के लिए यूज करेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी का, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि नीचे की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है हमारा वो है मास इंटू ग्रेविटी। हमने एक काम किया, हमने इस पूरे लिक्विड को दो हिस्सों में बांट दिया। एक लाइन मैंने यहां से ड्रॉ कर दी, ऐसे कर दी ड्रॉ। अंशिव, ब्लू लाइन दिख रही है और ये लाइन दिख रही है, बता इसके बीच का मास कैसे निकाल पाएगा तू? ये वाला क्या बन गया? ये सिलेंडर बन गया, नहीं बन गया? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस तो आर हो गई, हाइट कितनी हो गई? एच, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो। समझ आ रही बात? अब देखते हैं कि ये वाला मास कितना होगा, ये वाला मास कितना होगा। जिस पर मैंने येलो कलर किया है, ये वाला मास कितना होगा। इसका मैं डायग्राम अलग से बनाता हूं आपके सामने। इतने हिस्से का मास चाहिए, इतने हिस्से का। रेडियस है, हाइट भी स्मॉल आर है और रेडियस भी स्मॉल आर है। इतने हिस्से का मास चाहिए, ठीक है। कैसे निकाल पाओगे बताओ? साइलेंस, साइलेंस, आराम से बताओ। ऐसे तो बहुत सारे सवाल किए एरिया रिलेटेड टू सर्किल में, सरफेस एरिया और वॉल्यूम में 10th क्लास के अंदर। ये देखो, ये पूरा येलो वाला सिलेंडर नहीं बन रहा है। अगर मैं सिलेंडर में से, कौन नहीं है, हेमीस्फेयर है, ये हेमीस्फेयर को कट कर दें तो बताओ ये बचेगा या नहीं बचेगा? तो ये देखो, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, हाइट भी कितनी हो गई? आर, माइनस हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ये बचेगा आपके पास में, ये बचेगा। और मैं इसकी मल्टीप्लाई कहां से कर दूंगा? डेंसिटी से, ठीक है। तो भैया ऐसा है, ये जो नीचे वाला था, ये नीचे वाला, ये एक सिलेंडर बन रहा है और इस सिलेंडर का वॉल्यूम तो इतना है, डेंसिटी इतनी है। और ये जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाले में पहले हमने सिलेंडर निकाला और सिलेंडर में से ये हेमीस्फीयर का माइनस कर दिया, तो नीचे नीचे का बच गया हमारे पास में। ये आ गया हमारे पास में इतना। तो कुल मिलाकर ये जो मास है हमारे पास में, इसकी वैल्यू आ गई है, मास इंटू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई है। मास आ गया है भाई पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो प्लस पाई आर क्यूब बाय 3 मल्टीप्लाई बाय रो। ये तो सिर्फ मास आया है और इसकी मल्टीप्लाई हमने कहां से कर दी है? ग्रेविटी से, यानी जी से। ये नीचे की तरफ काम करने वाला फोर्स आ गया mg। ऊपर की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा था बच्चों बताओ? ऊपर की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा था? 2t cos थीटा इंटू 2πr। अरे बोलो, दोनों को बराबर रख दिया। हमें निकालना है h। क्या निकालना है? लिक्विड कितनी हाइट तक एसेंड कर गया है, लिक्विड कितनी हाइट तक राइज कर गया है। अब बताओ दोनों तरफ से जरा क्या क्या कैंसिल आउट होगा, ध्यान से देखकर बताना क्या क्या कैंसिल आउट होगा। एक तो पाई हो गया और क्या हुआ? आर। ये स्क्वायर खत्म, ये हो गया
ये R कैंसिल आउट हो गया। और कुछ भी है भाई? क्या बचा हमारे पास में यहाँ? R H रो प्लस पाई R, पाई तो कैंसिल आउट हो चुका है, R स्क्वायर रो बाय 3 और साथ में क्या है? ग्रेविटी। और यहाँ क्या है? 2t cos थीटा इंटू 2। बोलो है या नहीं है? अब क्या बचने वाला है अपने पास में, जरा देखो। इसको इसके अपॉन में ले जाएंगे। आर एच रो प्लस आर स्क्वायर रो बाय 3 इज इक्वल टू 4t cos थीटा अपॉन क्या हो गया? जी। ठीक है बेटा। अच्छा यहां से बताओ r कॉमन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? और r कॉमन आकर यहां इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, अरे समझ रहे हो? बताओ रो कॉमन आएगा या नहीं आएगा? और रो कॉमन होकर ये भी कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। h निकालना है ना, तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 4t cos थीटा अपॉन रो आर जी माइनस r बाय 3। इतनी हाइट तक लिक्विड क्या करेगा? राइज करेगा ट्यूब के अंदर, नैरो ट्यूब के अंदर। इसे हम लोग नाम देंगे एसेंट फॉर्मूला। क्या नाम देंगे? दोबारा से देखिए, क्योंकि आज हमारा सिर्फ यही एक काम है, खत्म करना है इस काम को, अच्छे तरीके से आपको समझना है इसे बढ़िया करके। कंटेनर ऐसा था बेटा हमारे पास में, अरे बोलो भाई, कंटेनर के अंदर हमने क्या डिप कराया? कंटेनर के अंदर हमने डिप कराया ट्यूब को। क्लियर? जैसे ही कंटेनर के अंदर हमने ऐसे ट्यूब को डिप कराया, यहां लिक्विड राइज कर गया, इतनी हाइट तक लिक्विड राइज कर गया। अरे कर गया भाई। ये हाइट कितनी है? h। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे बड़ा करके बना देते हैं हम। ट्यूब के हिस्से को जब हमने बड़ा किया तो लिक्विड ऐसे राइज कर चुका है, यहां तक लिक्विड इसके अंदर भर चुका है। बताओ इस पॉइंट पर ऐसे टेंशन काम कर रही होगी बेटा, और इस पॉइंट पर ऐसे T काम कर रहा होगा ऐसे। ये एंगल कितना है? इसका नाम क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ, बताओ ऊपर की तरफ कितने फोर्स जाएंगे? और T cos थीटा। क्लियर है? कोई परेशानी है तो बता दीजिए। तो बता दीजिए कि ऊपर की तरफ कुल मिलाकर कितना फोर्स काम करेगा। और ये सरफेस की सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी? सरकार की सरफेस की। ठीक है, और मैं इसे किसके इक्वल रखूंगा? मैं इसे इक्वल रखूंगा ये जो इतना लिक्विड यहां आपको दिख रहा है बेटा, इतना लिक्विड, इस लिक्विड का मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। अब इस लिक्विड का मास कैसे निकलेगा? 2t cos थीटा इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू, चलिए बताइए इस लिक्विड का मास कितना होगा? इतने लिक्विड का मास कितना होगा? ये इतनी हाइट कितनी है बेटा आपके पास में? h। तो यहां तक तो देखो सिलेंडर बन गया, बन गया यहां तक सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम और डेंसिटी हो गई रो। ठीक है, ये भी सिलेंडर है या नहीं है इतना? अरे बोलो। और इसमें से ये हेमीस्फीयर काटा गया है, काटा गया है हेमीस्फीयर। तो सिलेंडर का कितना हो गया हमारे पास में? पाई r क्यूब माइनस हेमीस्फीयर का कितना हुआ? और मल्टीप्लाई बाय रो। ये तो हो गया मास, और फिर मास की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? जी से। सॉल्व करेंगे, हाइट निकल जाएगी हमारी यहां से कि कितनी हाइट तक लिक्विड ने क्या किया है? राइज किया है। समझ में आया? पक्की बात। नोट बाद में करना, पहले अपनी कहीं रफ कॉपी निकालो और उसके पीछे मुझे करके दिखाओ आप लोग। कहां पर बेटा? यहां पर h भी आपकी आ रही हो गई है ना, आ रही होगी, 2r क्यों होगी? हाइट भी आपकी आ रही हो गई ना, ऐसे है ना हेमिस्फीयर आपका। तो ये रेडियस भी कितनी हो गई? r, और ये भी कितनी हो गई आपके पास में? r। ठीक है, अरे बातें नहीं कर पाओगे? फर्स्ट स्टेप देखिए क्या है, बनाओ अपनी कॉपी में सभी लोग। फर्स्ट स्टेप, कंटेनर साइलेंस। कंटेनर में यहां तक लिक्विड, और लिक्विड के अंदर डिप कराया एक नैरो ट्यूब को। जैसे ही लिक्विड के अंदर नैरो ट्यूब को डिप कराया, तुरंत लिक्विड यहां तक राइज कर गया। और इस हाइट को हमने नाम दिया h। बस यही हाइट बतानी है कितनी होगी, नाम है एसेंट फॉर्मूला। ठीक है,
ध्यान से, नहीं होगा तो हम दोबारा से बताएंगे, लेकिन ध्यान से करिएगा बिल्कुल। हाँ बेटा, एरिया से थोड़ी मल्टीप्लाई करते हैं, सरफेस टेंशन की मल्टीप्लाई लेंथ से करते हैं। फोर्स निकाल रहे हैं ना, वर्क थोड़ी निकाल रहे हैं हम लोग, फोर्स निकाल रहे हैं। तो फोर्स के लिए सरफेस टेंशन की मल्टीप्लाई सरफेस के एरिया से करेंगे। और सरफेस का एरिया कैसा हो गया है? सर्कुलर। और सर्कुलर एरिया कितना होगा? सरकमफेरेंस कितनी होगी? 2πr। ठीक है, मतलब स्टेप्स को रट के मत करना, जहां कंफ्यूजन होगी हम उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है, लेकिन रटना मत स्टेप्स को। कैसा होगा बच्चों सरफेस? मेनिस्कस कैसा होगा उसका? बताओ, ऐसी कंडीशन होगी या नहीं होगी? ठीक है, यहां रिजल्टेंट फोर्स कैसे काम करेगा? कुछ इस तरीके से। इतना क्लियर है सभी लोगों को? यहां रिजल्टेंट फोर्स कैसे काम करेगा? कुछ इस तरीके से। ये कितना हो गया? T। ये भी कितना हो गया? T। ये एंगल कितना है? थीटा। ये भी एंगल कितना है? ये भी कितना होगा? वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ये भी थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। वर्टिकली ओपोजिट एंगल। कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर क्या जाएगा? T sin थीटा। इधर क्या जाएगा? जिधर एंगल बनता है उधर कॉस। भाई इतना तो समझ ही गए होंगे 11th क्लास पढ़ के। ऐसे ही यहाँ के कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे, ये T है, ये थीटा है, इधर क्या जाएगा और इधर क्या जाएगा? बोलिए, समझ आ गई क्या बात? इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे बताइए कि इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ कितना काम कर रहा है? T cos थीटा। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। और इस पॉइंट पर तो ये समझ लीजिए कि यहां जो लिक्विड का अपर सरफेस बन रहा होगा, ऐसे ऐसे तो बन रहा होगा अपर सरफेस, या नहीं बन रहा होगा? ऐसे बन रहा होगा अपर सरफेस। तो ये जो अपर सरफेस होगा, इस अपर सरफेस पर यहाँ इस पूरे हिस्से में एक सरफेस टेंशन काम कर रही होगी जो लिक्विड को राइज कराने का कोशिश कर रही होगी। ठीक है भाई? अरे बोलो। yes, तो बताओ कुल मिलाकर ऊपर की तरफ कितना फोर्स काम करेगा आप लोगों का? भाई आप ये देखो कि सरफेस टेंशन कितनी हो गई ऊपर? T cos थीटा, 2T cos थीटा। बोलो। yes, और जिस पर सरफेस टेंशन काम करेगी उसकी लंबाई कितनी हो गई? ये बताओ, कितनी हो गई इसकी लंबाई? 2πr हो गई ना? तो कितना काम करेगा ऊपर? 2T cos थीटा इंटू 2πr। समझ गए? कुल मिलाकर ऊपर की तरफ इतना फोर्स काम करेगा जो लिक्विड को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। हाँ भाई गुंजन, समझ में आया? कंफ्यूजन है बेटा, क्लियर कर ले उसे। हेमलता, रश्मि, पड़ोसन, आ गया समझ में? ठीक है, हंसने की क्या बात है? मेरा कहने का मतलब है रश्मि की पड़ोसन है। हाँ, बड़े मूर्ख बच्चे हैं भाई। अब देखो ये जो मेनिस्कस दिख रहा है आपको, अरे सुनिए, ये मेनिस्कस दिख रहा है, इसके नीचे का लिक्विड बताइए ये है या नहीं है? ऊपर की तरफ तो इतना काम कर रहा है, तो नीचे की तरफ कितना काम करेगा? भाई आप ये देखो, इसे हमने दो हिस्सों में बांट दिया। ये दो ब्लू लाइन के बीच का सिलेंडर दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल मत बता देना, इसे 3D फिगर है ये।
कभी रेक्टेंगल बता दो, चारों तरफ है ऐसे ही, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है h, और डेंसिटी कितनी है लिक्विड की, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गई डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास, डन, ओके। प्लस ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, बताओ ये दो पॉइंट के बीच में जो सिलेंडर है, ये हेमिस्फीयर रखा हुआ दिख रहा है यहां पर, सिलेंडर के मास में से हेमिस्फीयर का मास माइनस करेंगे तो याद आएगा 1/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी कितनी हो गई रो, ये हो गया टोटल मास, टोटल और मल्टीप्लाई बाय जी। ऊपर की तरफ काम कर रहा है इतना फोर्स और नीचे की तरफ काम कर रहा है इतना फोर्स, दोनों को बराबर रखेंगे, एच निकल जाएगा। बोलो समझ आया क्या, बोलो भाई, करो फटाफट, 5 मिनट में उत्तर आना चाहिए इस बार, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। फिर इसका आंसर क्या निकालना है? हाइट निकालनी है, हाइट कितनी हाइट तक लिक्विड राइज करेगा, निकल गई ना, फिर निकालना है तुम्हारा, कर दिया तो ठीक है, रहने दो बस। तुझे समझ में आया, लग तो नहीं रहा तेरे हाव भाव से समझ में आया तुझे, वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं आ रहा, किसके नहीं वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं आ रहा बता, सर बस एक वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो, मैं सारा बताऊंगा इसका। पाई आर स्क्वायर एच हो गया सिलेंडर का, ठीक है सर, और एक पाई आर स्क्वायर एच में से ये वाला माइनस कर, ये हेमिस्फीयर का माइनस करना है, हाँ, ठीक है, तो प्लस पाई आर क्यूब हो जाएगा ये, क्योंकि रेडियस भी आर है और हाइट भी आर होगी इसकी, ठीक है, समझा, और ये पूरा सेम, हाँ बोलो बोलो, ठीक है सर, समझ गए, समझ गए, ये वाला और डेंसिटी ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देना। तुम्हें आया भाई समझ में, कौन से वाला बताओ, यहाँ पे जब इसे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर दिया तुमने, कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर कॉमन, ठीक है, ठीक है, पाई से पाई आर से आर, ठीक है, तो इसे रो और आर को ले जाओ इसके अपॉन में, ले जाओ इसके अपॉन में, और r माइनस 2r/3 कितना बचेगा, प्लस r/3, प्लस r/3 को उधर ले जाना, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्या आंसर आ रहा है बताइए, 2t cos थीटा अपॉन r रो g माइनस r/3, यही आ रहा है। हाइट की वैल्यू आ रही होगी आपके पास में, ये 2t cos थीटा अपॉन r रो g माइनस r/3, देख लो किसका आया है ये आंसर, 4 नहीं 2 आ रहा होगा, देखो ध्यान से एक बार, 4 आ रहा है 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है तो 4 रख लो, देख लेना एक बार बस अच्छे से, 4 ही आ रहा है, बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। अब ईमानदारी से ये बताओ कि कौन नहीं समझ पाया, तुम्हें भाई, थोड़े थोड़े से काम नहीं चलेगा, ये कोई यहाँ कोई खेल थोड़ी चल रहा है कि भाई थोड़ा खेल लूंगा थोड़ा नहीं खेला जाएगा, नहीं आया समझ में तुम्हें, थोड़ा थोड़ा कच्चा बता, मेनिस्कस ऐसा होगा ये तो समझ में आ गया बेटा, बात नहीं करो, बात नहीं करो, ओए समझ नहीं आ रही एक बार में बात, ये थीटा है, ये थीटा है, इतना समझ में आया, इसमें कोई कच्चा पक्का तो नहीं है, पक्का, ये भी थीटा हो जाएगा, ये कितना है, इधर क्या जाएगा, ये क्लियर है, इधर चिल्लाओ नहीं, टी साइन थीटा ऊपर हो गया टी कॉस थीटा,
ये टी साइन थीटा इस टी साइन थीटा को कैंसिल आउट करेगा, सिर्फ दो बचेंगे ऊपर के टी 2t cos थीटा। ठीक है, ऊपर का सरफेस ऐसा होगा, ठीक, यानी ये जो 2t cos थीटा है ये ऊपर के सरफेस पर काम कर रहा है। अब अगर मैं इस 2t cos थीटा की ऊपर के सरफेस से मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी सरकमफेरेंस जिस पर मैं ब्लू मार्क कर रहा हूं, तो ये ऊपर की तरफ काम करने वाला फोर्स निकल जाएगा 2t cos थीटा इंटू 2 पाई r। जल्दी बताओ, त्यागी साहब समझ गया? भाई मेरे पास में इतना समय नहीं है, जल्दी बता दे। समझ गया? नहीं समझा तो मैं दोबारा से बताऊंगा, अगर समझ गया तो अच्छी बात है। इधर भाई तू, गर्ल्स, ठीक है। अब लिक्विड जो है वो यहां तक भरा हुआ है, इसमें इतनी हाइट तक। हमें ये हाइट बतानी है कितनी होगी, समझ आ रही बात? इसकी जो रेडियस है वो है स्मॉल r, और ये भी कितना होगा, स्मॉल r। अरे दिख रहा है? लिक्विड जो भरा हुआ है वो एक्चुअल में यहां भरा हुआ है, ये है लिक्विड की जगह, ये है यहां पर लिक्विड। ठीक है, अब इसका मास हमें देखना है कितना होगा। ठीक, हमने इसे यहां से कट कर दिया, यहां से इसे कट। बताओ ये रेडियस कितनी है इसकी, स्मॉल r। हाइट कितनी है बताओ, इन दो पॉइंट के बीच क्या है, सिलेंडर है या नहीं है? हाइट कितनी है सिलेंडर की? सिलेंडर की हाइट है h, और रेडियस कितनी है? ऐसे है सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर है। कभी सोचो कि सिलेंडर कहां से आ गया ये। ठीक है, तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये निकल गया मास, निकल गया मास। अब ये बताओ, ये पॉइंट दिख रहा है? ठीक है, और ये पॉइंट बताओ, इनके बीच में भी सिलेंडर है या नहीं है? लेकिन इतनी जगह तो खाली है इसके अंदर की, खाली है या नहीं है? हमें सिर्फ यहां का मास चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे पहले, और उसमें से हेमीस्फेयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, सिर्फ यहां का और यहां का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो अब कैसे निकलेगा जरा देखो भाई, पूरा वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई r स्क्वायर, हाइट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, और हेमीस्फेयर का वॉल्यूम, और लिक्विड की डेंसिटी रो। यहां का मास तो इतना हो गया, और इस जगह का मास हो गया इतना। अब आपको चाहिए नीचे की तरफ काम करने वाला फोर्स। नीचे की तरफ जो काम करने वाला फोर्स होगा हमारे पास में, वो होगा मास इंटू ग्रेविटी। बताओ मास ये वाला पाई r स्क्वायर h रो, प्लस इसमें से इसे माइनस करेंगे पाई r क्यूब बाय 3 रो, ये तो मास हो गया, और मल्टीप्लाई क्या हो गई, ग्रेविटी के। ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये तो हो गया इन दो पॉइंट के बीच का मास, और ये यहां का मास हो गया हमारे पास में, और ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दी। अब ऊपर की तरफ काम कर रहा है इतना फोर्स, नीचे की तरफ काम कर रहा है इतना फोर्स, बराबर रखेंगे, हाइट कैलकुलेट कर देंगे। अब बताओ क्या समझ नहीं आया? हाँ जी, ऐसे तो नहीं कह रहा है पीछे गर्ल्स? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ जाऊं। इसके साथ हाइड्रोडायनामिक्स का काम मेरा पूरा हो, हाइड्रोस्टैटिक्स का काम मेरा पूरा हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोस्टैटिक्स जितना मैंने अभी तक शुरुआत से लेकर आपको पढ़ाया, मैं एक दिन में इसके क्वेश्चंस कराऊंगा सारे के सारे। वैसे तो मैं बहुत सारे सवाल आपको करा चुका हूं, लेकिन पूरा रिवाइज कराने के लिए शुरुआत से लेकर अब तक 10-12 क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा, उन्हें हम सॉल्व करेंगे, फिर हम हाइड्रोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला सवाल लिखिए अपनी कॉपी में। ये लास्ट डेरिवेशन थी बच्चों आपकी हाइड्रोडायनामिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स की। बातें नहीं, calculate the height to which kerosene will rise in a glass tube of, calculate the height to which kerosene will rise in a glass tube, kerosene
will rise in a glass tube 0.2 millimeter diameter. 0.2 millimeter diameter when dipped in kerosene. When dipped in kerosene. Surface tension of kerosene 0.026. Surface tension of kerosene 0.026. Angle of contact 26 degree. Angle of contact 26 degree. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग. A large number of water drops, a large number of water drops, each of radius small r, each of radius small r, combine to have a large drop of radius capital R. Combine to have a drop of radius capital R. If the surface tension is capital T, if the surface tension is capital T, then find the rise in temperature. Then find the rise in temperature. Then find the rise in temperature. हो गया भाई. Next, two soap bubbles have radii in the ratio of two soap bubbles have radii in the ratio 2:3. Compare the excess pressure inside these bubbles. Compare the excess pressure inside these bubbles. And also compare work done blowing in these bubbles. If the total area of a man of middle size is about 1
1.5 मीटर स्क्वायर, 1.5 मीटर स्क्वायर। Then what is the total thrust on the man? Then what is the total thrust on the man? Total thrust on the man due to atmospheric pressure. Due to atmospheric pressure. Okay. Next. A barometer kept in an elevator. A barometer kept in an elevator accelerating upwards reads accelerating upwards reads 76 centimeter of Hg. Accelerating upwards reads 76 centimeter of Hg. What will be the possible air pressure? What will be the possible air pressure inside the elevator? Inside the elevator. ठीक है, हो गया काम, बस फिनिश। अब बताइए समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? ठीक है, हल्का सा एक करेक्शन करिएगा अब इसके अंदर। ये 2 नहीं लेना है आपको यहां पर। टू की दिक्कत मतलब? हाँ, देखो बच्चों, 2 क्यों नहीं लेना है, पहले उस बारे में पूरा अच्छे से जान लीजिए कि 2 लेना क्यों नहीं है। ठीक है, जैसे कोई हाथ में पहनने का है किसी के पास में कुछ? हाँ 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 हाँ, नहीं घड़ी नहीं चाहिए, कड़ा चाहिए। गर्ल्स के पास में है? ओरा हो गया। देखिए सुनिए ध्यान से, 2 क्यों नहीं लेना है। ठीक है, मान लीजिए कि ये ट्यूब का अंदर का हिस्सा है ऐसे सर्कुलर। अब लिक्विड यहां से भी कांटेक्ट में होगा, 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 यहां से भी कांटेक्ट में होगा। हमने सिर्फ 2 कांटेक्ट माने, सिर्फ 2 कांटेक्ट हम लोगों ने कंसीडर किए, एक इस किनारे पर, एक इस किनारे पर। इस किनारे की वजह से सरफेस टेंशन आ गई टी कॉस थीटा, इस किनारे की वजह से आ गई टी कॉस थीटा। 2 पॉइंट हमने ऊपर की तरफ ले लिए तो बन गया 2t कॉस थीटा। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो लिक्विड तो यहाँ पूरे हिस्से के साथ कांटेक्ट में है, बोलो है या नहीं है? तो एक सरफेस टेंशन यहाँ बन गई ऐसे, एक थोड़ा सा आगे बन गई ऐसे, एक थोड़ा सा आगे बन गई ऐसे। मतलब आप ये समझ लो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ जाएंगे। हम तो सिर्फ 2t तो कॉस थीटा दिखा रहे थे, क्योंकि हम ये मान रहे थे कि भाई ऐसे है आपके पास में कंडीशन और सिर्फ यहां से टच में है। 2D फिगर बन रहा है हमारे सामने, असल में ये है 3D फिगर कुछ इस तरीके से। लिक्विड यहां से तो कांटेक्ट में है ही, यहां से भी कांटेक्ट में है, यहां से भी कांटेक्ट में है, पीछे से भी कांटेक्ट में है, यानी अंदर के पूरे हिस्से से कांटेक्ट में है, अंदर के पूरे हिस्से से कांटेक्ट में है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो ये तो बात सत्य है कि इधर टी जाएगा, इधर टी जाएगा, ऊपर टी कॉस थीटा जाएगा, इधर भी टी कॉस थीटा जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता, हमने तो सिर्फ 2 पॉइंट दिखाए, इसीलिए 2t cos थीटा ऊपर चले गए। ऐसे ही सारे के सारे पॉइंट टच में हैं, बताओ ट्यूब के साथ है या नहीं है? तो बहुत सारे t cos थीटा ऊपर की तरफ जा सकते हैं और इतने सारे t cos थीटा को लिया नहीं जा सकता है। तो सिर्फ एक सरफेस टेंशन आप यहां लेंगे, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए आप। यहां भी इस पॉइंट पर फोर्स काम कर रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अगर आपको फोर्स निकालना है तो कोई भी एक टी कॉस थीटा आप पकड़ लीजिए। एक टी कॉस थीटा हमने ले लिया और उसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी 2 पाई r से। पहले तो ये बताओ क्लियर, ये बिल्कुल अप्रोच के साथ 2t cos थीटा हम क्यों गलत ले रहे थे, समझ में आ गया?
क्योंकि लिक्विड इस पूरे हिस्से के साथ कांटेक्ट में था, सिर्फ 2 पॉइंट के साथ कांटेक्ट में नहीं था, पूरे हिस्से के साथ कांटेक्ट में था। अगर सिर्फ 2 पॉइंट के साथ कांटेक्ट में होता तो 2t cos थीटा ले लिया जाता, लेकिन लिक्विड तो पूरे हिस्से के साथ कांटेक्ट में है, तो यानी बहुत सारे t cos थीटा ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं इतने t cos थीटा ऊपर जाएंगे। तो इतने सारे t cos थीटा को तो प्रैक्टिकली हम ले नहीं सकते हैं, इसीलिए मैंने पूरे सरफेस पर से सिर्फ एक पॉइंट उठा लिया। कैसा पॉइंट उठा लिया? सिर्फ एक, क्योंकि सभी पॉइंट पर बराबर सरफेस टेंशन काम करेगी। यहां भी t cos थीटा, 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 यहां भी t cos थीटा। तो ऊपर की तरफ जो हमारा फोर्स काम करेगा वो काम करेगा t cos थीटा इंटू 2πr, और नीचे की तरफ काम करेगा हमारे पास में वही मास इंटू ग्रेविटी। मास आपका वही हो जाएगा जैसे मैंने वहां आपको निकाल कर दिखाया था, πr² प्लस πr³ 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया आपके पास में? डेंसिटी। ये आपका मास हो जाएगा। अब हमें n की वैल्यू भी तो नहीं पता है ना, n कितना है। इनफाइनाइट नंबर t cos थीटा ऊपर जाएंगे। अगर हमें एग्जैक्ट पता होता वो n की वैल्यू 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 50 है, 100 है, 1 लाख है, तो हम उसे रख भी देते हैं वहां पर। हमें क्या पता कितने पॉइंट के साथ कांटेक्ट में है, समझ आ रही बात? तो वो एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है, तो इसलिए नहीं ले सकते हैं हम उसे। तो हमने उन सबका एक एवरेज ले लिया। क्या ले लिया? एवरेज। मान लो कि 10 पॉइंट है, सुन लो बेटा बात को ध्यान से। मान लो कि 10 पॉइंट है, तो 10 बार t cos थीटा को ऐड करो और 10 से ही डिवाइड कर दो। तो अगर 10 बार t cos थीटा को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 10t cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय 10, आंसर वही आ जाएगा आपका t cos थीटा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? इसीलिए हमने एक एवरेज वैल्यू ले ली। कैसी वैल्यू ले ली? तो सरफेस टेंशन हो गई t cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2πr, और नीचे की तरफ इतना काम करेगा, और साथ में क्या होगा आपके पास में? ग्रेविटी g, mg की वैल्यू। ये तो हो गया यहां से यहां तक m, अरे हो गया, और साथ में कितना हो गया? तो ऊपर काम कर रहा है इतना फोर्स, नीचे काम कर रहा है इतना फोर्स, बराबर रख देंगे। ठीक है, एक बार और देख लो ध्यान से। यह है लिक्विड का कॉलम, ऐसे हो गया ना। ये 3D फिगर नहीं है, ये कौन सा फिगर है? ये 2D फिगर है ना, 2D फिगर। तो इसमें हमें कितने पॉइंट पर कांटेक्ट में दिखाई दे रहा है? एक यहां है और एक यहां है, लेकिन असल में ये 3D फिगर है। चारों तरफ से लिक्विड कांटेक्ट में है, ऐसे ऐसे कांटेक्ट में है। लिक्विड ने ऐसे बना दी बाउल, यहां से भी कांटेक्ट में है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, हर जगह से कांटेक्ट में है, चारों तरफ से कांटेक्ट में है। ऐसे समझ आ रही बात? तो चारों तरफ से सरफेस टेंशन काम करेगी इसके ऊपर, इसीलिए मैं एक एवरेज सरफेस टेंशन ले रहा हूं। और कितनी है एवरेज सरफेस टेंशन? और मल्टीप्लाई बाय, समझ आ गया? और नीचे की तरफ कितना काम करेगा? m की वैल्यू क्या हो जाएगी? πr² प्लस πr³ डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी एंड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। डन? एनी प्रॉब्लम? जब दोनों को बराबर रखोगे और कैलकुलेट करोगे तो हाइट आपकी इतनी निकल कर आएगी, 2t cos थीटा अपॉन ρrg माइनस r/3 माइनस r/। कुछ सवालों में सुन लीजिए पहले बात को, जो बहुत ही पतली ट्यूब होती हैं, बहुत ही नैरो ट्यूब होती हैं, तो उन सवालों में इस स्मॉल r को भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं यहां से, क्योंकि r तो छोटी वैल्यू है ही। अगर पतली ट्यूब है तो रेडियस बहुत कम होगी उसकी, और r को 3 से डिवाइड कर दोगे तो और छोटी वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो जो बहुत नैरो ट्यूब होती हैं, कैसी ट्यूब होती है? नैरो ट्यूब के लिए h का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास में ये 2 cos थीटा अपॉन r/g। t हो गई सरफेस टेंशन, थीटा हो गया आपका ये वाला एंगल, दिख रहा है बेटा ये वाला एंगल? एंगल ऑफ कांटेक्ट हम इसे बोलते हैं, ठीक है। और r हो गई इसकी रेडियस, ये स्मॉल r, रो हो गई लिक्विड की डेंसिटी, और g हो गई आपकी ग्रेविटी, ठीक है। तो पहले उसे सही करो, करेक्शन करो उसके अंदर जो मैंने आपको बताया। क्लियर?